सभी लोग सामने देख रहे थे, जहाँ पर इस वक्त एक 3 पीस ब्लैक सूट में आंखों पर गॉगल्स लगे और अपने एक हाथ को पॉकेट में रखे स्टाइलिश से रूथ खड़ा था। उसे देखकर सब शौक थे। वहीं आलिशा को तो एक झटका सा लगा। वह हैरानी से कहती, रूथ, अगर तुम यहाँ हो तो ये कौन है? इसके बाद वो पलटकर अपने बगल में खड़े शख्स जो दूल्हे के कपड़े पहने चेहरे पर सेहरा था, उसने अपने कांपते हुए हाथों से वो सेहरा हटाया तो सामने जो चेहरा आया उसे देखकर उसके चेहरे पर पसीना आ गया और वो 2 कदम पीछे हट गई। आलिशा ने हैरानी से कहा, कबीर, तुम जिंदा हो? इस समय सेहरे में खड़े शख्स को देखकर सभी हैरान थे। सभी के चेहरे पर यही सवाल था कि आखिर ये है कौन। वहीं आर्या जाकर रूथ के बगल में खड़ी हो जाती है। रूथ उसे कमर से पकड़कर खुद से सटा लेता है और मुस्कुरा कर कहता है, नो यू आर हैप्पी माई स्वीट डियर वाइफी। उसकी बात पर आर्या हाँ में सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहती है, सामने वाले को भी खुश कर दे। ये कहकर दोनों मुस्कुराते हुए हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ जाते हैं और जाकर आलिशा के सामने खड़े हो जाते हैं। आलिशा आगे बढ़कर रूथ का कॉलर पकड़ती है और उसे झकझोरते हुए कहती है, और तुमने मेरी शादी धोखे से किसी और से कर दी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रूथ? हाउ कुड यू? उसकी बात सुनकर रूथ ने उसके हाथों को अपने कॉलर से छुड़ाया और कहा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं कल पार्टी में यही कहा था कि तुम्हारी शादी उससे होगी जो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप होगा, और वो मैं तो हूँ ही नहीं, वो है कबीर। आलिशा गुस्से से कहती, नहीं, ये मेरे होने वाले बच्चे का बाप कैसे हो सकता है? जब मैं नाइट स्पेंड तुम्हारे साथ की थी तो ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा तुम्हारा है। उस दिन मैं और तुम साथ में थे, ये तो था भी नहीं, तो कैसे कैसे ये इसका बच्चा हो सकता है? क्या तुम्हारा बच्चा है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते रूथ। यहाँ सारी मीडिया है, सबके सामने तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मैं नहीं मानती कबीर से हुई है शादी को, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है। आर्या कहती, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही दुनिया में सबसे ज़्यादा चालाक हो और तुम कुछ भी कहोगी और सब लोग मान लेंगे? तुम्हें क्या लगता है चाल सिर्फ तुम्हें आता है? लेकिन तुम एक बात भूल गई, सातिर से सातिर खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं कुछ चूक कर ही देता है। और सबसे बड़ी चूक तो तुमने तब कर दी जब तुम मुझे हर्ट करने के लिए अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को मेरे पास डिलीवर करवाई थी। तुम्हें पता है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम और रूथ 15 दिन पहले ही साथ थे तो तुम्हारी प्रेगनेंसी 1 महीने की कैसे हो सकती है? आर्या की बात सुनकर आलिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहती है, झूठ है ये सब, और मैं रूथ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आर्या ने देखा कि वो अभी भी नहीं मान रही है तो उसने कहा, सामने आ जाइए। उसके इतना कहते ही कुछ बॉडीगार्ड्स 2 आदमियों को पकड़कर ले आए। उन आदमियों को देखकर आलिशा के चेहरे पर डर दिखने लगा। वो कहती है, ये लोग कौन है और तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? आर्या आलिशा को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, भूल गई, ये वही दोनों आदमी हैं जिनके साथ मिलकर तुमने रूथ को फंसाने का प्लान बनाया था। ये वही आदमी हैं जिन्होंने रूथ के सिर पर मारकर उसे बेहोश किया था, और उसके बाद जो कुछ भी नाटक हुआ वो सब तुमने किया। रूथ ने तुम्हें छुआ भी नहीं था, बल्कि तुम तो उस रात से पहले से ही प्रेग्नेंट थी जो बच्चा कबीर का था। आलिशा अभी भी अपनी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है, मैं इस कबीर को जानती ही नहीं हूँ। ये कहाँ से यहाँ पर आ गया और कैसे तुम लोग इसे मेरे बच्चे का बाप बना रहे हो, जबकि मेरे बच्चे का बाप तो रुद्र है। तुम लोग ये सब करके ये सच नहीं बदल सकते हो। तुम लोग अपनी चाल नहीं चल सकते हो। ये सब झूठ है। सच ये है कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा सिर्फ और सिर्फ रूथ का है। समझे, मैं कबीर को जानती भी नहीं हूँ। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी रूथ आकर कहता है, अगर तुम कबीर को नहीं जानती तो तुमने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की? जब वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपने लिए कह रहा था और जब तुम नहीं मानी तो उसने कहा कि वो सब सच बता देगा, तो तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। रूथ की बात सुनकर सभी कबीर की ओर देखने लगते हैं तो कबीर आगे जाकर सबको बताता है। फ्लैशबैक, जिस दिन रूथ और आर्या के घर में पार्टी थी और रूथ ने अपने हाथों से आर्या की मांग भरी, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर सबके सामने उसे अपने प्यार का इजहार किया था। उस दिन उन दोनों को साथ देखकर आलिशा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो बाहर की तरफ जा ही रही थी कि वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। तभी कबीर ने उसे संभाल लिया। कबीर उसे देखकर कहता है, अरे आलिशा, तुम ठीक हो ना? तुम ऐसे कैसे, इतने नशे में क्यों? क्या हुआ है तुम्हें?
आलिसा जो बहुत ज़्यादा नशे में थी वो कबीर की बाहों में झूलती हुई कहती है, ओ कबीर, तुम कितनी स्वीट हो और हैंडसम भी। आई लाइक यू। आलिसा को नहीं पता था कि वो नशे में क्या कहे जा रही है। कबीर को पता था कि वो बहुत ज़्यादा नशे में है, इसलिए वो उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन गाड़ी में आलिसा पर नशा बहुत ज़्यादा हावी हो गया था। उसे कबीर के चेहरे में रूप दिखाई दे रहा था, इसलिए वो उसके करीब जाने की बार बार कोशिश कर रही थी। कबीर जो शुरू से ही आलिसा को पसंद करता था, लेकिन आलिसा ने कभी उसे भाव नहीं दिया था, आज आलिसा ने उसके करीब आने पर उसका भी सब्र टूट गया। आखिर उसने भी तो ड्रिंक कर रखी थी। उस रात कबीर और आलिसा कबीर की गाड़ी में ही एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के प्यार में खो गए। सुबह जब आलिसा की नींद टूटी तो उसने खुद को कबीर की बाहों में पाया और वो दोनों अभी भी कबीर के कार की बैक सीट पर एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। कबीर को अपने साथ इस तरह से देखकर आलिसा परेशान हो गई और उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और उससे दूर जाने लगी। लेकिन कबीर ने उसे रोककर अपने प्यार का इजहार किया तो आलिसा ने उसे जलील करते हुए कहा कि उसने उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाया है, वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी। ये कहकर वो उसे छोड़कर चली जाती है और ये भी कहती है कि दोबारा वो उसके रास्ते में कभी ना आए। कबीर, जिसका दिल आलिसा की ये बात सुनकर टूट गया था, वो अपने टूटे हुए दिल को लेकर वहाँ से चला गया। कबीर हमेशा फ़ोन करके आलिसा से मिलने की कोशिश करता, किसी भी तरह से आलिसा को मना ले। आखिर वो उसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन आलिसा हमेशा उसे दुत्कारती रहती थी। एक दिन उसने आलिसा को मिलने के लिए बुलाया। आलिसा ने फ्रस्ट्रेट होकर उससे मिलने चली गई, लेकिन उस दिन अचानक से आलिसा को चक्कर आ गया और जब कबीर उसे अस्पताल लेकर गया तो उसे पता चला कि आलिसा प्रेग्नेंट है। कबीर इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे पता था कि वो बच्चा उसका ही है। उसने उससे कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आलिसा फिर से उसे कहती है कि वो बच्चा उसका नहीं है, वो बच्चा रूथ का है और इसे रूथ का ही नाम मिलेगा। उस दिन कबीर ने आलिसा के मुंह से सारी सच्चाई सुन ली कि वो रूथ को प्यार करती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि वो अपने बच्चे को किसी और का नाम दे। इसलिए उसने कहा कि वो रूथ को सब सच बता देगा। आलिसा उसकी इस बात से इतना डर गई कि उसने उसे एक दिन मिलने के लिए बुलाया और उस दिन उसे मिलने के बहाने उसने उस पर चाकू से वार करके उसे मारने की कोशिश की। यही नहीं, उसने उसे खाई में भी धक्का दे दिया था। उस दिन कबीर की मौत हो जाती, लेकिन उसने एक समझदारी का काम किया था कि जब वो आलिसा से मिलने गया था उसके पहले उसने रूथ को फ़ोन कर दिया था। रूथ और आर्या थोड़ी देर बाद उस जगह पर पहुंच गए थे और उन्हें कबीर जख्मी हालत में खाई में लटकते हुए मिला था। उन दोनों ने बहुत मुश्किल से उसे बचाया और हॉस्पिटल लेकर चले गए। उसे होश तो नहीं आया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जख्म लगे थे और वो काफ़ी दिनों तक कोमा में था, लेकिन ये था कि उसकी हालत स्टेबल थी और कुछ ही दिनों में उसे होश आ जाता है। कबीर की सेफ्टी के लिए रूथ आलिसा ने उसे अपने ही मेंशन के एक सीक्रेट कमरे में सेफ रखा था। 3 दिन पहले ही कबीर को होश आता है। कबीर होश आते ही उसे सब कुछ बता देता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसकी बात सुनकर रूथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर उन दोनों ने प्लान बनाया कि कैसे आलिसा का सच बाहर लाया जाए और अब तक उन दोनों ने अपने प्लान के मुताबिक ही काम किया था। फ्लैशबैक एंड। ये सब सुनकर आलिसा गुस्से से चीखते हुए कहती है, झूठ है, सब झूठ है, ये सब तुम सबकी मिली हुई चाल है। तुम सब मुझे बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हो। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो चीख कर सबको बता रही थी कि अचानक से एक आवाज़ से उसका चेहरा फिर से सफ़ेद हो गया और वो पूरे पसीने से लथपथ हो गई। आर्या के हाथों में एक मोबाइल था जिसमें वॉइस नोट चल रहा था। ये मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि आलिसा की माँ की किरण जी का था, जो उन्होंने अपने आखिरी समय में रिकॉर्ड किया था। सभी उसे वॉइस को सुन रहे थे जिसमें किरण जी ने अपने आखिरी समय में रिकॉर्ड किया था। हेलो, हेलो रूथ बेटा, मैं नहीं जानती कि मैं कब तक बचूंगी, लेकिन मैं तुम्हें ये सच्चाई बताना चाहती हूँ। आलिसा पागल हो गई है। वो तुम्हें और आर्या को अलग करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो किसी के बच्चे से प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बच्चा किसका है ये मैं भी नहीं जानती हूँ। वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे तुम और आर्या अलग हो जाओ। मैं नहीं जानती कि मैं तुम लोगों को ये सच्चाई बताने के लिए तब तक जिंदा रह पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मेरी इस बात पर ध्यान देना। आलिसा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई। ये मेरी ही गलती है, मैंने शुरुआत में उस पर ध्यान नहीं दिया। वो किस बहाव में बहती चली गई, लेकिन आज मुझे अपनी परवरिश पर ही खौफ आ रहा है। मैंने कहा कि मैं तुम लोगों को ये सच्चाई बता दूंगी
वो क्या करने वाली है, तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो मेरे पीछे खड़ी है, उसने मुझ पर वार किया है और मैं किसी तरह भागकर बाथरूम में छुपी हुई हूँ। वो अभी भी दरवाजे के बाहर है। रुथ बेटा, तुम लोग इससे बच जाइए, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। जब तक तुम्हें ये वॉइस नोट मिलेगा तब तक मैं नहीं जानती कि मैं ज़िंदा रह पाऊँगी कि नहीं, लेकिन तुम लोग इसके प्लान से बच जाना। मुझे माफ़ कर देना, मेरी बेटी की वजह से तुम लोगों को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ एक जोरदार झटका की आवाज़ आती है और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जहाँ पर आलिशा की आवाज़ आती है, तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती हो। मेरी माँ तुम हो ही नहीं। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण हो और आज मैं इस ग्रहण को ख़त्म कर दूंगी। इसी के साथ एक जोरदार चीख की आवाज़ के साथ वो वॉइस नोट बंद हो जाता है। आर्या आलिशा की ओर देखकर कहती, इस आवाज़ को और इस मोबाइल को तो पहचानती होगी ना? या ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की आवाज़ है, जिनको तुमने जान से मार दिया, जो तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहती थी, जो तुम्हारी सच्चाई जानती थी। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए इसलिए तुमने अपनी खुद की माँ को ही मार दिया। तुम इतना गिर सकती हो, मुझे यकीन ही नहीं होता है। उसकी बात सुनकर आलिशा जान गई कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है और वो नहीं बच सकती है। इसलिए वो गुस्से से चीखते हुए कहती, हाँ हाँ हाँ, मैंने ही किया है सब कुछ। मैंने ही कबीर को मारने की कोशिश की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे रास्ते में आए। मैं बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ रूथ को चाहा था। उसे शादी करना और ऐशो आराम की ज़िंदगी को जीना मेरा बचपन से सपना था, लेकिन तुम बीच में आ गई और मेरा सपना खराब हो गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि रूथ तुमसे शादी नहीं करना चाहता बल्कि तुम उसकी नज़रों में गलत हो, तब मैं खुश हो गई थी कि एक दिन वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर मैं उसकी ज़िंदगी में चली जाऊंगी। लेकिन फिर तुम उसकी ज़िंदगी में आ गई और वो तुम्हारे साथ खुश रहने लगा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं था। जो सपना मैंने देखा था वो सपना सब कुछ तुम जी रही थी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ये कबीर, इसने भी उस दिन मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे पहले इस बच्चे को गिराने का ख्याल आया, क्योंकि ये मेरे और रूथ के बीच की सबसे बड़ी खाई बन सकता था। लेकिन मैंने उसे खाई को पुल बना दिया ताकि मैं रूथ को हासिल कर सकूं, और मैंने वो चाल चली जिसमें रूथ को अपने साथ इंटीमेट होने का यकीन तुम्हें और रूथ को दिलवाया, और तुम्हें हो भी गया था। लेकिन ना जाने कैसे तुम्हारे इस दिमाग में क्या आया कि ये सब तुम करने लगी, और मेरी माँ, वो मेरा साथ देने की जगह मेरे ही खिलाफ होकर तुम लोगों का साथ देने चली गई थी। इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैं अपने और रूथ के बीच आने वाली हर एक दीवार को हटा दूंगी, उसे ख़त्म कर दूंगी, जो भी मेरे और रूथ के बीच आएगा। रूथ मेरा है और ये सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये कहकर वो गुस्से से सबकी ओर देखे जा रही थी। इस समय वो किसी सनकी पागल की तरह लग रही थी। आलिशा गुस्से से सब कुछ बोले जा रही थी, उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। इस समय उसे ये भी ध्यान नहीं था कि वहाँ पर जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो सब लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। उसकी सारी सच्चाई न सिर्फ वहाँ पर मौजूद सब लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। कोई कुछ भी समझ पाता उसके पहले ही आलिशा ने देखा एक बॉडीगार्ड जिसके कमर में बंदूक रखी हुई है। उसने तुरंत उस गन को लिया और आर्या को उसके सिर पर गन पॉइंट करके कहा, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है ना। मैं तुम्हें ही जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी, तुम मर जाओगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। जैसे ही आलिशा ने ये कहा सभी हैरान हो गए। रुद्र गुस्से से कहता, आलिशा, मेरी आर्या को छोड़ दो, अगर उसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। रुद्र की बात सुनकर आलिशा जोर जोर से हंसने लगी और कहती है, यही तड़प मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर देखना चाहती थी, लेकिन इसके लिए नहीं, मेरे लिए तुम इसके पीछे इतने पागल हो गए कि तुम मुझे भूल गए, मेरा प्यार भूल गए। बचपन से मैं तुम्हारे पीछे पागल थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया और तुम इस लड़की के पीछे पागल हो गए। मेरे सपने को तबाह करने के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है। इसे तो मरना ही होगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन रुद, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ भी है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, क्योंकि इस लड़की के साथ वो गुड न्यूज़ भी तुमसे छीनने वाली है। इसके बाद जो आलिशा ने कहा उसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड हो गए। रुद आलिशा को देखे जा रहा था जिसने आर्या के सिर पर गन पॉइंट कर रखी थी। आलिशा ने रुद को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है रुद, आज तुम्हारी प्यारी वाइफ आर्या के साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। ये कहते हुए वो किसी सनकी की तरह लग रही थी। रुद उसकी ओर देखकर गुस्से से कहता है, मेरी आर्या को कुछ नहीं होगा और
अभी भी तुम अपने बच्चे को मेरा नाम दे रही हो? तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, वो बच्चा मेरा नहीं है। रुथ की बात पर आलिसा जोर जोर से हंसने लगती है और फिर हंसते हुए चुप हो जाती है और अपना गन पॉइंट को आर्या के सर से नीचे करते हुए उसके पेट पर ले जाकर पॉइंट करते हुए कहती है, भले ही मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्यारी बीबी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे जाने बहार, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी आर्या के पेट में पलने वाला बच्चा तो तुम्हारा ही है ना? क्यों आर्या, सही कहा ना मैंने? तुम हो ना रूथ के बच्चे से प्रेग्नेंट माँ बनने वाली हो ना? तुम ये कहते हुए वो एक जहरीली मुस्कान लिए आर्या को देख रही थी। रूथ और दादी माँ के साथ जब सबने ये बात सुनी तो सभी शॉक्ड हो गए। रूथ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्या भी प्रेग्नेंट है। अगर ऐसा है तो उसने अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? उसने एक बार आर्या की ओर देखा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। आर्या का चेहरा देखकर रूथ को यकीन हो गया कि आलिसा सच कह रही है, वो सच में प्रेग्नेंट है। रूथ अब ये जानकर थोड़ा सा डर गया क्योंकि अब तक उसे यकीन था कि वो आलिसा से आर्या को बचा सकता है, लेकिन जब वो जान गया है कि आर्या भी प्रेग्नेंट है तब वो हल्का सा इस बात से डर रहा था कि अगर इन सब चक्करों में आर्या को थोड़ी सी भी चोट लगी तो उसके बच्चे पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। रूथ की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन ये नमी किस चीज़ की थी ये अभी समझ पाना मुश्किल था। आलिसा मुस्कुराते हुए कहती, क्यों रूथ, झटका लगा ना? फिर वो आर्या की तरफ देख कर कहती है, ओ डियर आर्या, तुम भी जानना चाहती होगी ना कि आखिर मुझे कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम वो दिन तो याद होगा ना, तुम अपने कमरे में अकेले सो रही थी, उस रात में आई थी, मैंने तुम्हें उस दिन चैन से सोते हुए देखा तो मेरा गुस्से से पारा हाई हो गया। एक तो मेरा रूथ इतने दिनों से दिख नहीं रहा था और तुम चैन की नींद सो रही थी। मेरा दिल किया कि मैं उसी समय तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन फिर मेरा ध्यान तुम्हारी साइड टेबल पर गया जहाँ पर कुछ मेडिसिन्स रखी थी। उन मेडिसिन को देखकर मैं पहचान गई कि ये तो मेरी ही मेडिसिन है, जैसे मुझे डॉक्टर ने दी थी। फिर मुझे कुछ शक हुआ, मैंने आसपास चेक किया तो मुझे तुम्हारे पर्स में तुम्हारे प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिली और उसी के साथ मुझे मेरी रिपोर्ट भी मिली। तो मुझे उस दिन पता चला कि तुम भी प्रेग्नेंट हो और उस दिन से पहले की तुम्हारी हरकतों पर ध्यान दिया। तुम बहुत ज़्यादा संभल के रहती थी, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करती थी और काफ़ी टाइम तुम अपने कमरे में ही रहती थी। मैंने तुम्हारे कमरे से कुछ बार उल्टियों की भी आवाज़ सुनी थी। मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई है। ये भी मैं समझ गई, क्योंकि अगर ये बात सबको पता होती तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, है ना आर्या? आर्या के चेहरे पर भी इस समय हल्का सा डर लग रहा था, क्योंकि उसने आलिसा का पागलपन देख रखा था। जो औरत अपनी माँ की नहीं हुई वो उसके लिए कोई भी हमदर्दी नहीं रखेगी, ना ही उसके बच्चे के लिए। आर्या की आंखों में नमी आ गई और उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया और जैसे ही वो अपने पेट में पलने वाले बच्चे को बचाना चाहती हो, दादी माँ आलिसा को देखकर कहती है, आलिसा छोड़ दे मेरी आर्या को। तुझे क्या चाहिए? तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना? मैं सब कुछ तेरे नाम करने को तैयार हूँ। तुझे जो चाहिए सब कुछ तुझे देने को तैयार हूँ, बस मेरी बच्ची को छोड़ दे। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए ना? मैं अभी के अभी तेरे नाम सब कुछ कर देती हूँ, लेकिन मेरी आर्या को छोड़ दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। दादी माँ अपना हाथ जोड़कर आलिसा के सामने आर्या को छोड़ देने की भीख मांग रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आलिसा दादी माँ को देखकर जोर से हंसते हुए कहती है, क्या बात है दादी माँ, इसके लिए उसके बच्चे के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है आपके मन में, और जब मेरे बच्चे की बात आई थी तब तो आपको मुझसे घिन आ रही थी, मुझसे नफरत हो रही थी। क्यों? तब तो आपको ये भी नहीं पता था कि ये बच्चा रूथ का नहीं बल्कि किसी और का है। अब क्यों ऐसी घड़ियाली आंसू दिखा रही हैं? मुझे आपके आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी इस बहू को और होने वाले आपके इस वंश को छोड़ दूँ तो घुटनों के बल बैठकर मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ के माफ़ी मांगे, तब मैं शायद इसे छोड़ने की सोच भी सकती हूँ। आलिसा की बात सुनकर रूथ गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ आलिसा, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आलिसा गुस्से से उसकी ओर देखकर कहती है, अब मुझे जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम सबकी बर्बादी चाहिए और वो तो होकर ही रहेगी। ये कहकर वो दादी माँ को घुटने पर बैठने के लिए कहती है। दादी माँ आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल झुकी रही थी। आलिसा का ध्यान इस समय पूरी तरह से दादी माँ पर ही था। इसी बात का फायदा उठाकर कबीर ने उसके हाथों से गन छीनने की कोशिश की।
उसकी इस कोशिश में उसे एक जोरदार धक्का लगा, जिससे आर्या और आलिशा दोनों ही जमीन की ओर गिर गई और एक साथ एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सभी के चेहरे पर इस समय डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कबीर के आलिशा के हाथों से गन छीनने के कारण आर्या और आलिशा दोनों को ही धक्का लग गया था और दोनों ही जमीन पर गिरने को हुई थी। कुछ लोगों ने तो डर के अपनी आंखें बंद कर ली थी। दादी माँ का ये भी यही हाल था। उन्होंने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने जमीन पर आलिशा पेट के बल गिरी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। वहीं रुद्र ने सही टाइम पर आर्या को पकड़ लिया था। आर्या को सही सलामत देखकर दादी माँ के चेहरे पर एक सुकून नजर आया। वो कबीर के चेहरे का भाव बदल गया। वो तुरंत आलिशा के पास गया और उसे उठाने लगा। आलिशा दर्द से तड़प रही थी। उसका हाथ उसके पेट पर था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कबीर ने तुरंत कहा, समवन हेल्प, और आलिशा को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से बाहर की ओर भाग गया। रुद्र भी आर्या के साथ उसके साथ गया। रुद्र ने तुरंत ड्राइविंग सीट संभाली और आर्या उसके बगल में बैठ गई। पीछे की सीट पर कबीर दर्द से तड़पती हुई आलिशा को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। रुद्र और आर्या ने कभी नहीं चाहा था कि इन सब में आलिशा के बच्चे को कुछ हो। उन दोनों को आलिशा से कोई हमदर्दी नहीं बची थी, लेकिन वो बच्चा सिर्फ आलिशा का ही नहीं बल्कि कबीर का भी था। कबीर का उस बच्चे से इमोशंस जुड़ा हुआ था। कबीर आलिशा को अपनी गोद में लिए हुए सभी कुछ सही होने का कह रहा था, लेकिन आलिशा इस समय भी दर्द में तड़पती हुई गुस्से से सिर्फ उसे देख रही थी। कुछ देर में सभी हॉस्पिटल पहुंच गए। कबीर वैसे ही गोद में लिए हुए आलिशा को अस्पताल के अंदर गया और डॉक्टर के केबिन में चला गया। केबिन के बाहर रुद्र और आर्या, कबीर परेशानी में इधर उधर टहल रहे थे। सभी के चेहरे पर एक ही डर था कि कहीं आलिशा के बच्चे को कुछ ना हो जाए। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अपना मास्क हटाया। वो तीनों तुरंत ही डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे कि वो कैसी है। डॉक्टर ने उन लोगों को देखकर कहा, हमने माँ को तो बचा लिया है, लेकिन पेट के बल गिरने की वजह से बच्चे को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद कबीर की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो 2 कदम पीछे हटकर वहाँ लगी एक सीट पर बैठ गया। रुद्र उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो कुछ देर बाद कबीर ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे को साफ करके कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। शायद ये मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की बदकिस्मती थी। मैंने एक ऐसी औरत से प्यार किया जिसकी ज़िंदगी में प्यार शब्द की कोई मायने ही नहीं थे, और मेरा बच्चा उस औरत की कोख में था जिसके लिए वो सिर्फ एक मोहरा था। इसलिए शायद वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। कबीर की आंखों में अपने बच्चे के लिए दर्द था, लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले अस्पताल से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्र ने डॉक्टर से कुछ बातें की और अपने कुछ गार्डों को आलिशा के वार्ड के बाहर तैनात करके आर्या को लेकर अपने साथ घर निकल गया। रास्ते भर दोनों इसी बात की टेंशन में थे कि कबीर को कितना हर्ट हुआ है। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे, दादी माँ तुरंत आर्या के पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहे, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ तो नहीं हुआ ना? ये कहते हुए चारों तरफ से आर्या को देखे जा रही थी। आर्या ने दादी माँ के हाथों को पकड़कर कहा, हाँ दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आलिशा, उसने अपने बच्चा खो दिया। जैसे ही दादी माँ के कानों में आलिशा की बात सुनी, उनका मन खट्टा हो गया। उन्होंने कहा, मुझे उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना है। उसे उसके कर्मों की सज़ा मिली है और बाकी की सज़ा उसे पुलिस देगी। ये कहकर वह आर्या को अपने साथ लाती है और सोफे पर बिठाकर उससे कहने लगती है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं मेरी बच्ची? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब में तेरे बच्चे पर भी खतरा आ सकता है? तुम मुझे बता सकती थी, रुद्र को बता सकती थी, लेकिन तूने ऐसी बातें हमसे क्यों छिपाई? आर्या ने दादी माँ को देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए दादी माँ। मुझे जब ये पता चला तो मैं सबसे पहले आपको और रुद्र को ही बताना चाहती थी, लेकिन उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे। आप उस समय अस्पताल में थी और रुद्र आलिशा के फैलाए जाल की वजह से टेंशन में था। मैं चाह कर भी आप लोगों को नहीं बता पाई, और अगर इस बारे में किसी को पता चल पाता तो आलिशा, जो इतनी खतरनाक है कि अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा उसने, वो मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुँचा सकती थी। मैं इसीलिए किसी को नहीं बता पाई। मैं नहीं चाहती थी कि उसे इस बात की भनक भी लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए दादी माँ, इस बात को छुपाने के लिए। दादी माँ ने आर्या के माथे को प्यार से चूमा और कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ तुम कभी गलत नहीं कर सकती हो। आखिर तो मेरी महिमा की बेटी है, मेरी महिमा की परछाई।
उनकी बात सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काफ़ी देर तक आर्या दादी माँ के पास बैठी ही रहती है। उसके बाद दादी माँ ने उसे आराम करने को कहा तो वो कमरे में चली गई। जैसे ही आर्या ने कमरे में कदम रखा वैसे ही रुद्र ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। आर्या कुछ कहती उसके पहले ही रुद्र ने उससे कहा, रुद्र अभी कुछ मत कहो, अभी मुझे कुछ देर तक तुम्हें अपने पास ऐसे ही महसूस करने दो। रुद्र की बात सुनकर आर्या शांत हो गई और रुद्र की बाहों में वैसे ही खड़ी रही। कुछ देर बाद रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसे बेड पर बिठाकर उसके पेट पर हाथ रखकर कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में बयां करूं कि मैं कितना खुश हूं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब हमारी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है। थैंक यू सो मच आर्या। रुद्र की बात पर आर्या ने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर अपना एक हाथ रखकर कहा, थैंक्स टू यू टू। फिर उसने अपना हाथ रुद्र के उस हाथ पर जो रुद्र ने उसके पेट पर रखा था उस पर रखकर कहती है, रुद्र क्या आप मुझसे नाराज़ हैं कि मैं आपसे ये सच्चाई छुपाई? रुद्र ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ पहले मुझे थोड़ी नाराज़गी हुई जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे ये बात छुपाई, लेकिन मैं जान गया कि तुमने ये सब क्यों किया। इसलिए मैं तुमसे कोई नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हमारे प्यार का एक नया नाम मिलने वाला है। हमारा प्यार एक नया आयाम ले रहा है, एक नई पहचान लेकर आने वाला है हमारी ज़िंदगी में। ये बोलकर उसने आर्या के माथे को प्यार से चूम लिया। रुद्र ने फिर आर्या की ओर देखकर कहा, तो यही कारण था कि तुमने मुझे खुद से दूर किया और मुझे दूसरे रूम में रहने के लिए भी फोर्स किया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मुझे ये बात पता चले। उसकी बात पर आर्या ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसे बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, आज का दिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, इसलिए अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। उसके बाद सुनकर आर्या मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और रुद्र उसके सर को धीरे धीरे सहलाता रहता है। थोड़ी देर बाद आर्या नींद की आगोश में चली जाती है और रुद्र भी उसे अपने बाहों में भरे हुए नींद की आगोश में चला जाता है। उस हादसे के बाद कबीर हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो गया अपनी माँ के साथ। रुद्र को अपने फ्रेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वहीं आर्या भी उसके लिए अपसेट थी, क्योंकि भले ही मजाक में ही सही, लेकिन उसने उसे अपना भाई कहा था और वो उसे अपना भाई मानने भी लगी थी, क्योंकि रुद्र से उसकी शादी की न्यूज़ बाहर आने के बाद वो कई बार कबीर से मिल चुकी थी और हर बार वो उसे अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करता था, जो आर्या को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन आज अपने इस भाई को ऐसे अपसेट देखकर आर्या को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस हादसे को कम से कम 10 दिन बीत चुके थे। अभी भी आलिसा हॉस्पिटल में थी और शांत थी। उसकी कंडीशन अब रिकवर हो चुकी थी और 2 दिन बाद ही उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। डिस्चार्ज मिलते ही उसे पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। इन 10 दिनों में रुद्र और दादी माँ ने आर्या का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था। वो हर समय उसके खाने पीने, उठने बैठने सबका ध्यान रखते थे। आर्या को ये सब बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी ऐसी देखभाल हो रही थी जैसे वो बच्चे की माँ नहीं बल्कि खुद एक छोटा बच्चा हो। घर के सभी मेड्स और सर्वेंट भी आर्या के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। वो सभी उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। आर्या इस समय खुद को एक प्रिंसेस की तरह फील कर रही थी। रुद्र का प्यार और दादी माँ की केयर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। रुद्र हर समय उसका ध्यान रखता था, उसके आसपास ही रहता था। उसने इन दिनों अपना काम भी घर से ही करने का फैसला ले लिया था। वो आर्या की इस प्रेगनेंसी पीरियड को उसके साथ पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता था। वो किसी भी पल को मिस नहीं करना चाहता था। रात के समय आर्या बेड पर लेटी हुई थी और रुद्र उसके पेट को बार बार टच किया जा रहा था, जिससे आर्या इरिटेट होकर कहती है, ये क्या कर रहे हो रुद्र? आप, मुझे नींद आ रही है। रुद्र उसकी बात पर झल्ला कर कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। उसकी बात पर आर्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, रुद्र क्या आप भी किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो? अभी वो सिर्फ 2 से ढाई महीने का ही है, इतनी जल्दी मूवमेंट कैसे पता चलेगी आपको? उसकी बात पर रुद्र कहता, अरे मैंने नेट पर पढ़ा था कि बच्चे 2.5 से 3 महीने के बीच में मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आर्या ने फिर से अपना सिर पीट लिया और कहा, हाँ सही में बच्चे मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट को सिर्फ माँ ही फील कर सकती है और बाहर से अगर आपको फील करना है तो उसके लिए आपको इसके 6 से 7 महीने का होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे की मूवमेंट महसूस होगी। आर्या की बात सुनकर रुद्र मुंह बना लेता है और कहता है, मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ेगा? उसे इस तरह से देखकर आर्या मुस्कुरा उठती है और उसके दोनों गालों को खींचकर कहती है, ओह रुद्र आप कितने क्यूट हो। रुद्र उसके दोनों हाथों को अपने गालों से हटाता है और कहता है, हेलो
मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ, समझी तुम। ये बोलकर वो अपने सिर पर बालों को पीछे करने लगता है। उसकी हरकत को देखकर आर्या मुस्कुरा उठती है और रुद्र भी मुस्कुरा देता है। रुद्र फिर उससे कहता है, अच्छा ठीक है, आप सो जाओ, क्योंकि सुबह हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो पता है ना, कल तुम्हारा रूटीन चेकअप है। उसकी बात पर आर्या भी हाँ में सिर हिलाती है और वो दोनों सोने ही जाने लगते हैं। तभी आर्या कहती, रुद्र मुझे चीज़ पास्ता खाना है। जैसे आर्या की डिमांड हुई, रुद्र के कान खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी किचन में ड्यूटी लगने का समय आ गया है। ऐसा कुछ दिनों से चल रहा था। रुद्र हर रात आर्या के लिए कुछ ना कुछ किचन में बनाता था, क्योंकि आर्या जब डिनर का टाइम होता था तो उसे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, और जब वो सोने जाती थी तो रात में उसे भूख लग जाती थी और रुद्र से वो अलग अलग चीज़ों की डिमांड करती। रुद्र भी बहुत प्यार से उसकी डिमांड को पूरी करता, और अभी भी उसने वही किया। वो तुरंत किचन में गया और जल्दी से उसने उसके लिए चीज़ पास्ता बनाया और प्लेट में लेकर उसके लिए किचन से निकल कर रूम में गया और उसे अपने हाथों से पास्ता खिलाया। पास्ता खाकर आर्या थोड़ी देर बाद ही सो गई। उसे देखते हुए रुद्र भी मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया, फिर उसके पेट पर किस करके कहा, गुड नाइट मेरा बच्चा। फिर वो उसे अपनी बाहों में भरकर नींद में के आगोश में चला गया। अगले दिन हॉस्पिटल में रुद्र और आर्या डॉक्टर के पास बैठे हुए थे। डॉक्टर ने आर्या की रिपोर्ट देखी और कहा, मिसेज राणावत, आपकी पिछली रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन हम एक बार फिर से आपको चेकअप कर लेते हैं। ये बोलकर वो आर्या को दूसरे साइड लेकर चले गए। रुद्र भी उन दोनों के साथ ही गया। थोड़ी देर बाद रुद्र और आर्या दोनों ही अल्ट्रासाउंड रूम में बैठे थे। डॉक्टर आर्या का अल्ट्रासाउंड कर रही थी और रुद्र उसका हाथ पकड़े वहीं बैठा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों ने डॉक्टर की ओर देखा तो डॉक्टर ने कहा, यह आपके बच्चे की हार्ट बीट है। उस हार्ट बीट को सुनकर दोनों ने हैरानी से डॉक्टर की ओर देखकर कहा, डॉक्टर ये तो। उन दोनों की बात सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर उन्हें बताती है कि आर्या की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल गए। रुद्र और आर्या जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाल में दादी माँ ने बहुत सारी तैयारी करवा रखी थी। वो दोनों ही जाकर दादी माँ के पास बैठ जाते हैं। रुद्र ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ ये सब आप क्या कर रहे हो। उसके बाद पर दादी माँ कहती, ये हमारे यहाँ की प्रथा है। जब भी हमारे घर की बहू माँ बनने वाली होती है तो उसके हाथों से दान करवाया जाता है और मंदिर में भंडारा भी करवाया जाता है और एक पूजा भी होती है, जिससे होने वाली माँ और बच्चे दोनों को ही भगवान का आशीर्वाद मिल सके। दादी माँ की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराकर कहता है, अच्छा दादी माँ, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। तैयारी अभी आधी ही है। दादी माँ उसकी ओर देखकर कहती है, क्या आधी है, मैंने सारी तैयारी करवा ली है, कुछ भी तो नहीं छूटा है, सब कुछ तो हो चुका है, बस कल हमें इस पूजा के लिए निकलना है। उसकी बात पर रुद्र कहता है, लेकिन दादी माँ, आपने जो भी तैयारी की है ना, उन्हें डबल करवा दीजिए। दादी माँ को कुछ समझ नहीं आता तो रुद्र की ओर देखकर कहती है, तू कहना क्या चाहता है। रुद्र मुस्कुराकर दादी माँ को देखता है और कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ दादी माँ कि आपके घर में खुशी डबल आने वाली है, यानी कि आपके घर में एक नहीं दो दो बच्चे आने वाले। आर्या ट्विंस बच्चों को जन्म देने वाली है, हमारी खुशी दोहरी होने वाली है। रुद्र की बात सुनकर दादी माँ आर्या को देखती है और कहती है, क्या सच में आर्या जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है। दादी माँ की बात सुनकर आर्या शर्मा कर अपना सर नीचे झुकाकर हाँ में सिर हिला देती है। उसकी बात सुनकर दादी माँ और खुश हो जाती हैं और आर्या पर अपना प्यार लुटाने लगती हैं। उसके बाद वो घर के सभी सर्वेंट को बुलाती हैं और आर्या के सर से घुमाकर ढेर सारे पैसे उन सभी को बांट देती हैं। दादी माँ की बात सुनकर घर के सभी सर्वेंट और मेड भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी आर्या को बहुत पसंद करते थे। रुद्र दादी माँ की खुशी देख सकता था। वो मुस्कुराती हुई दादी माँ और आर्या को देख रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। वो फ़ोन उठाकर एक साइड जाता है और सामने से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो गया, तुम लोगों से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। मैं कुछ नहीं जानता, जल्द से जल्द उसे पकड़ो, आखिर वो गई कहाँ। अगर उसकी वजह से मेरी आर्या और मेरे बच्चे पर कोई भी खतरा आया तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने गुस्से से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद रुद्र बात करके उन दोनों के पास आया तो उसके चेहरे पर कुछ सिकिन दिखी, जिसे देखकर आर्या ने पूछा कि क्या हुआ। तो रुद्र ने नामे सिर हिलाकर कहा कि बस कुछ नहीं, बिजनेस के बारे में कोई बात थी। दादी माँ और आर्या ने ही बातों को सुना और सोचा कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए वो दोनों बाकी की बातों में लग गई।
ऐसे ही आज का दिन बीत गया। अगले दिन रुथ, आर्या और दादी माँ मंदिर में गए हुए थे, जहाँ उन्होंने पूजा की। पूजा के बाद दादी माँ ने रुथ और आर्या के हाथों से दान करवाया और भंडारा भी करवाया, जिसमें बनने वाली खीर में शक्कर आर्या के हाथों से डलवाया गया ताकि उसके हाथों से शुभ हो सके। रुथ ने पूरे मंदिर पर अपनी सिक्योरिटी टाइट करवा रखी थी। उसे किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए थी। उसे आर्या और अपने बच्चे दोनों की सेफ्टी चाहिए थी, इसलिए उसने बहुत ही टाइट सिक्योरिटी करवा रखी थी और आने जाने वाले सभी लोगों का पूरा चेक हो रहा था। पूरा दिन मंदिर में ही बीत गया। उसके बाद शाम को जब सभी घर में आए तो आर्या बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसलिए दादी माँ ने रुथ से कहा कि वो आर्या को लेकर कमरे में जाए और उसे रेस्ट करने दे। दादी माँ की बात मानकर रुथ भी वहाँ से आर्या को लेकर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद दादी माँ भी अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी। रुथ आर्या को लेकर कमरे में गया, उसे बेड पर बिठाकर पहले उसे पानी पिलाया, फिर उसके बाद वो एक सर्वेंट से फ़ोन करके कुछ ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में एक सर्वेंट ने कमरे में एक ट्रॉली लेकर आई। तब तक रुथ ने और आर्या ने दोनों ने चेंज कर लिया था। आर्या इस समय एक ढीली सी शर्ट और शॉर्ट्स में बेड पर बैठी हुई थी। रुथ ने उस ट्रॉली को अंदर लिया और आर्या के सामने बैठ गया। आर्या ने देखा कि उसमें उसके लिए एक फ्रूट चाट था और एक छोटी सी तेल की कटोरी थी। रुथ ने उसे फ्रूट चाट की बाउल को आर्या के हाथ में पकड़ाया और उसे खाने को कहा। उसके बाद उसने एक छोटी सी टॉवल को लेकर अपने पैरों पर फैलाया और आर्या के पैरों को अपनी गोद में रखकर उसके पैरों पर मालिश करने लगा। आर्या बहुत प्यार से रुथ को देख रही थी, जो बहुत ही ध्यान से उसके पैरों की मालिश कर रहा था। रुथ का ये रोज का रूटीन था। वो हर रात सोने से पहले आर्या के पैरों पर मालिश करना नहीं भूलता था। जैसे ही मालिश ख़त्म हुई, रुथ ने देखा कि आर्या ने वो फ्रूट चाट ख़त्म कर दिया है। उसके बाद रुथ ने उसकी मेडिसिन्स उसे दी और उसे सोने को कहकर जैसे ही जाने लगा, आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ने से रुथ रुक गया और पलटकर उसको देखने लगा। तो आर्या ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। रुथ उसके पास बैठ गया तो आर्या ने उसे देखकर कहा, रुथ, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या ऐसी कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, जो आप मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं? आर्या ने कल शाम से देखा था कि रुथ किसी बात को लेकर टेंशन में है। वो उससे पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुथ इग्नोर कर रहा था। और आज भी दिन भर उसने देखा था कि रुथ बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। और अभी उसने रुथ से पूछने का सही समय देखा तो उसने पूछ लिया। रुथ जब उसकी बात को सुनता है तो उसके चेहरे को देख कर कहता है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा बिजनेस को लेकर परेशान था और कोई टेंशन नहीं है। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आर्या ने फिर रुथ से कहा, सच में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप परेशान हैं? रुथ ने हाँ में सिर हिलाया और उसे सोने को कहता है। आर्या लेट जाती है और रुथ काफ़ी देर तक उसके सर को सहलाते रहता है। आर्या जल्दी ही नींद की आगोश में चली जाती है। उसके सोने के बाद रुथ उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके स्टडी रूम में चला जाता है। रोज़ जब स्टडी रूम में जाता है तो उसके सामने उसका एक आदमी खड़ा रहता है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? इतनी बड़ी लापरवाही तुम लोग कैसे कर गए? वो अस्पताल से कैसे भाग गई? सामने खड़ा आदमी रुथ का एक बॉडीगार्ड था। उसने अपना सर नीचे करके कहा, सर, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे भाग गई, क्योंकि हम तो वहीं खड़े थे। डॉक्टर ने आकर उन्हें चेक किया और कहा कि वो डिस्चार्ज हो गई है और शाम तक जा सकती है। उसके जाने के बाद एक नर्स आई और उसने उनका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन जब उसके जाने के बाद आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि आज वो डिस्चार्ज होने वाली है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई और जब हम सभी वार्ड के अंदर गए तो वहाँ पर कोई नहीं था। हमें भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो कहाँ से भाग गई, क्योंकि वहाँ से भागने का कोई रास्ता ही नहीं था, और वो भी बिल्डिंग के 35वें फ्लोर से। तो वो किसी भी कीमत पर नहीं भाग सकती थी। हम सभी बहुत पता लगाए, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो कैसे भाग गई। रुथ ने उस बॉडीगार्ड को देखकर कहा, मुझे जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज चाहिए। उसके इतना कहते ही उस गार्ड ने कहा कि वो फुटेज लेकर आया है। रुथ ने तुरंत उसे पेन ड्राइव लिया और उसे अपने लैपटॉप में लगाकर देखने लगा। जैसे जैसे वो देख रहा था, उसकी आंखें एक एक चीज़ को बारीकी से चेक कर रही थी। अचानक से उसने कहा, ये नर्स जो ट्रॉली लेकर जा रही है, क्या तुम लोगों ने इसे चेक किया था? रुथ की बात सुनकर उस गार्ड ने कहा, ना सर, हमने तो चेक नहीं किया था। हमें लगा कि नर्स है तो उसे अस्पताल के कुछ इक्विपमेंट होंगे। रुथ ने गुस्से से उस गार्ड को देखते हुए एक जगह पॉइंट किया। उसने दिखाया कि जिस ट्रॉली को वो नर्स लेकर अंदर गई थी,
बाहर निकलते समय उस ट्रॉली के नीचे का एरिया ढका हुआ था, जिससे साफ पता चला था कि आलिशा इस नर्स की हेल्प से वहाँ से भागी है। रुथ ने अपने गार्ड से कहा, जल्द से जल्द पता लगाओ ये नर्स कौन है और आलिशा से इसका क्या कनेक्शन है, क्यों उसने आलिशा की हेल्प की। रुथ की बात सुनकर वो गार्ड तुरंत वहाँ से चला गया और रुथ उस नर्स के चेहरे को जूम करके ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस नर्स का पूरा चेहरा मास्क से ढका था और उसका चेहरा साफ साफ पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो है कौन। आखिर कौन है वो शख्स जिसने आलिशा की अस्पताल से भागने में हेल्प की। क्या रुथ और आर्या की ज़िंदगी में आलिशा फिर से कोई नया खतरा बनकर आएगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।